आज हम क्लास 8 साइंस के फोर्थ चैप्टर मटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो मटेरियल्स हैं उसके जो सेकंड फार्म हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा मटेरियल्स के बारे में बहुत सारे फार्म पढ़े मटेरियल्स में, उसके स्टेट के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। उसके स्टेट्स के बारे में अगर देखा जाए तो जो मटेरियल्स होते हैं इनको हमने कन्वर्ट किया था, इनको हम स्टडी किए थे स्टेट के आधार पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के रूप में कन्वर्ट किया। इन तीनों के रूप में हमने पढ़ा। इसके बाद हमने मटेरियल्स को उनके कंपोजिशन के बेस पर भी हम जैसा जान चुके हैं कि कंपोजिशन के बेस पर उनके प्योर मटेरियल एंड मिक्सचर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसमें बहुत सारे चेंजेस के बारे में क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं, 7th में पढ़ चुके हैं। अब हम मटेरियल्स में हम देखते हैं एलिमेंट फार्म को देखते हैं। एलिमेंट जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट को भी कई कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है मटेरियल्स में, जैसे हम कहते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मीन धातुएं और अधातुएं। यू आर फेमिलियर विद द नंबर ऑफ मेटल्स लाइक आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर एटसेट्राज। आप बहुत सारे वस्तुओं जैसे लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर इत्यादि से आप तो परिचित होंगे ही। सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1। कुछ मटेरियल, कुछ वस्तुएं 4.1 टेबल में दिए गए हैं, जिनको आप आइडेंटिफाई करेंगे। इसको देखना है कि अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल। इन जो मटेरियल्स को हम देखेंगे इनका अपीयरेंस कैसा होगा और एक हार्ड है कि सॉफ्ट, इनके बारे में हम देखना है। आयरन है, आयरन देखते हैं अपीयरेंस से शाइनिंग होता है कि डल होता है। हमने देखा है कि आयरन अगर न्यू कंडीशन में होता है वो शाइनिंग करता है, जिससे हम पहचान जाते हैं। और हार्डनेस के बारे में देखा जाए तो ये काफ़ी हार्ड होता है, इसको हम इसमें देखेंगे हार्ड होता है। कोल है, कोल को देखेंगे, कोल मीन्स कोयला। कोयले को हम देखेंगे कि हार्ड तो ये भी होता है बट ये शाइनिंग इसमें नहीं होता है, डल कलर का होता है, इसमें कोई चमक स्पेसिफिक चमक नहीं होती है। इसके बाद हम देखते हैं सल्फर। सल्फर येलो कलर का होता है बट इसमें कोई शाइनिंग नहीं होती और ये हार्ड भी नहीं होता है, इसको ज़रा चोट पहुंचाने पर टूट जाता है, ब्रिटाइल होता है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हमने देखा है कि वाइट कलर का होता है। एल्युमिनियम जैसे बहुत सारे हमने पार्ट्स अपने घर में देखे हैं, जैसे कि कुकर हैं, भगोना है, बहुत सारे कुछ ऐसे पार्ट्स देखे हैं कि ये होते हैं। एल्युमिनियम वाइट कलर का होता है, इसमें शाइनिंग एक विशेष प्रकार की शाइनिंग होती, चमक होती है और काफ़ी हार्ड होता है। इसके बाद हम कॉपर देखते हैं। कॉपर को हमने देखा है ब्राउन कलर की, कॉपर ब्राउन कलर का होता है। इसके कॉपर के वायर्स देखे हमने, बहुत सारे कॉपर्स के घर में अपने हमने बहुत सारे पूजा करने वाले सामान है, बहुत सारे दिए वगैरह देखे हैं। ये भी क्या होते हैं, हम रेडिश ब्राउन कलर में होता है और ये काफ़ी हार्ड होता है। कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स। इनमें से क्या आप उन मटेरियल्स के बारे में बता सकते हैं कि जो मेटल्स हैं। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इन द टेबल 4 आर नॉन मेटल। हमने मेटल्स के बारे में देखा, इसमें मेटल आयरन है, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, ये तीनों क्या हैं, मेटल्स हैं। द रेस्ट ऑफ मटेरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल। जैसे इसमें कि 4.1 टेबल में देखें, हमने देखा कोल है, कोल मीन्स कोयला, और सल्फर, ये नॉन मेटल्स हैं। Metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. जो मेटल हैं उनको नॉन मेटल्स से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, मीन्स उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब उसकी शाइनिंग हो, उनकी अपीयरेंस है, हार्डनेस है, इन सब बेसिस के आधार पर और इनके साथ साथ उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर पहचाना जा सकता है, अलग किया जा सकता है। Recall that luster and hardness are physical properties. याद कीजिए कि लस्टर मीन्स होता है मेटेलिक, चमक होती है, मेटेलिक शाइनिंग होती है, जिसे चमक कहते हैं। जो मेटल में विशेष प्रकार की शाइनिंग होती है उसको हम लस्टर कहते हैं, ये चमक होती है, मेटेलिक शाइनिंग। एंड हार्डनेस और कठोरता आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये क्या है, यहाँ पर जो मेटेलिक शाइनिंग होती है यानी एक धात्विक चमक जिसे हम कहते हैं, और जो कठोरता होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब यहाँ हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में इसके देखेंगे। हैव यू एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक ए स्पेड, ए शावल और एन एक्स। क्या आपने कभी किसी लोहार को लोहे के टुकड़े को पीटते हुए देखा हो?
या तो आपने लोहे से बनी हुई कुछ वस्तुओं को, जैसे कि स्पीड मीन्स कुदाल, फावड़ा या कुल्हाड़ी को देखा है। डू यू फाइंड चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग? क्या इन वस्तुओं को आप पीटने पर इनमें कोई परिवर्तन पाते हैं? वुड यू एक्सपेक्ट? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? ए सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई टू बीट ए पीस ऑफ कोल? कि इसी प्रकार से क्या एक किसी कोयले के टुकड़ों को अगर हम पीटे तो इस पर भी कोई परिवर्तन हो सकता है? लेट अस फाइंड, चलिए देखते हैं। एक्टिविटी 4.1 एक्टिविटी देखते हैं इसमें क्या होते हैं। टेक स्मॉल आयरन नेल, ए कोल पीस, ए पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड ए पेंसिल लीड। कि हम देखते हैं कि लोहे के कीले लेते हैं, कोयला टुकड़ा लेते हैं, और एक एल्युमिनियम का तार का टुकड़ा ले लेते हैं, और एक पेंसिल की लीड, जो पेंसिल की राड होती है, लीड होती है, उसको ले लेते हैं। बीट द आयरन नेल विद ए हैमर, हथौड़े से आयरन की कील को पीटते हैं। बट टेक केयर यू दैट यू डोंट हर्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि नहीं तो आप अपने हाथ को भी, आप खुद को भी इस प्रोसेस में चोट पहुंचा सकते हैं। ट्राई टू हिट हार्ड, इसे तेज़ी से मारने की कोशिश, जोर से मारने की कोशिश करिए। हिट हार्ड द एल्युमिनियम वायर आल्सो, एल्युमिनियम के तार को भी जोर से मारें, जोर से पीटें। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड द पेंसिल लीड। फिर इसी प्रकार के प्रोसेस को, इसी तरीके को कोयले के टुकड़े और पेंसिल की लीड पर भी दोहराइए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल 4.2। और 4.2 टेबल जो है, इसमें आप इस अपने ऑब्जर्वेशन को, निरीक्षण को जो आपने किया है, उससे जो आपको रिजल्ट मिले उसको इसमें रिकॉर्ड करिए। मेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। ऑब्जेक्ट मटेरियल, मेलेबिलिटी का मतलब होता है आघात वर्धनीयता। किसी चीज़ को चोट पहुंचाने पर उसके साइज में जो इंक्रीजमेंट हो उसको हम मेलेबिलिटी कहते हैं। आघात वर्धनीयता यानी चोट पहुंचाने पर बढ़ना ही मेलेबिलिटी कहलाता है। ऑब्जेक्ट मटेरियल है, चेंज इन शेप, फ्लैटन्स, ब्रेकर्स इन पीसेज। जो हम ऑब्जेक्ट लिए हैं उनको पीटने पर उनके शेप में क्या होता है, चपटे होते हैं कि टूट जाते हैं। आयरन नेल, आयरन नेल को हम देखते हैं चोट पहुंचाने पर ये चपटे हो जाते हैं। कोयले का टुकड़ा है, कोल पीस वहाँ ब्रेक हो जाता है, ब्रेक डाउन करता है, छोटे छोटे पीसेज में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। एल्युमिनियम वायर को जब हम पीटते हैं तो इसे भी देखते हैं कि चपटा हो जाता है, फ्लैटन्स हो जाता है, पेंसिल लीड भी टूट जाती है टुकड़ों में। इसके बाद हम देखते हैं कि यू सॉ दैट द शेप ऑफ आयरन नेल एंड द एल्युमिनियम वायर चेंज ऑन द बीटिंग। You saw that the shape of iron nail and the aluminium wire changed on the beating। आप देखते हैं कि वायर, एल्युमिनियम के तार और आयरन की जो कील है उनको पीटने पर उनका शेप चेंज हो जाता है। If they were beaten harder, these could be changed into sheets। यदि उन्हें आप और अधिक पीटते हैं और बार बार पीटते हैं, चोट पहुंचाते हैं, तो क्या होते हैं, वे चादरों में, शीट्स में बदल जाते हैं। You might be familiar with silver foil used for decorating sweets। आप चांदी की पन्नी, जो सिल्वर फाइल, जो चांदी की पन्नी होती है, इससे आप तो परिचित ही होंगे, जिसे मिठाइयों को सजाने के लिए यूज़ किया जाता है। हम देखते हैं कि जो सीट्स होती हैं उनके नीचे वर्क, एक सिल्वर की फाइल का वर्क लगा होता है, जिससे उस पर वो लपेटे जाते हैं। यू मस्ट आल्सो बी फेमिलियर विद द एल्युमिनियम फाइल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड। आप एल्युमिनियम की फाइल से उससे भी परिचित होंगे जिसका यूज भोजन, फूड को लपेटने में किया जाता है। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे फूड से इनको गर्म रखने के लिए एल्युमिनियम की फाइल्स में उनको लपेट दिया जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच The property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability। malleability का मतलब होता है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है किसी वस्तु को चोट पहुंचाकर उसे चादरों में बदल देना, उसके आकार बढ़ना। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, कि मेटल की वह प्रॉपर्टी, धातुओं की का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है, malleability यानी आघात वर्धनीयता कहती है। This is a characteristic property of metals।
यह धातुओं की एक विशेष धातुओं का एक विशेष गुण है, यानी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मेटल्स की है कि वे उन्हें चोट पहुंचाने पर वे चादरों को में बदल जाते हैं। एज यू मस्ट बी हैव नोटिस्ड मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लीड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी कैन वी कॉल दिस मेटल्स। एज यू मस्ट हैव नोटिस, जैसा कि आपने पहले भी अभी कर चुके हैं, उस क्रियाकलाप नोटिस में आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ वस्तुएं जैसे कोयला और पेंसिल के लीड ये ऐसी प्रॉपर्टी एक गुण को इस गुण को नहीं दर्शाती हैं, अर्थात वे मैलिएबल नहीं होती, चोट पहुंचाने पर चादरों के रूप में परिवर्तित नहीं होती हैं। कैन वी कॉल दिस मेटल्स, क्या हम इन्हें मेटल्स कह सकते हैं? इन्हें हम मेटल्स नहीं कह सकते। कैन यू होल्ड ए हॉट मेटेलिक पेन विच इज विदाउट ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट? क्या आप किसी धातु की बनी हुई कड़ाही अथवा विच विदाउट ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल, जिसमें कोई प्लास्टिक का या मेटेलिक वहाँ लकड़ी का हत्था न लगा हो और जिससे चोट न लगे, परहैप्स नॉट, आप शायद ऐसा नहीं हो सकता। वाई, क्यों? ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच ए वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम बीइंग हर्ट व्हाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। जैसा कि आपने गर्म कढ़ाई को पकड़ा है, जिसका पकड़ते हैं, जैसे कि आप गर्म कढ़ाई को पकड़ते हैं जिसका हत्था बिना किसी प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे के हो और आप जल जाएंगे, देखते हैं आप जल जाते हैं। परहैप्स नॉट, आप बचते नहीं हैं, आप जलते हैं। वाई ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच ए वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम बीइंग हर्ट व्हाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। शायद नहीं, क्यों? कुछ वस्तुओं के ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस, कुछ एक्सपीरियंसेज इन विच ए वुडन और प्लास्टिक हैंडल, कुछ अन्य अनुभवों के बारे में भी लिस्ट बनाएं जिसमें कि आप क्या होता प्लास्टिक का हैंडल या लकड़ी का हैंडल आपको गर्म वस्तुओं से जलने से बचाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंसेज व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाई वुड एंड प्लास्टिक। इन अनुभवों के आधार पर आप कह सकते हैं, क्या आप कह सकते हैं कि प्लास्टिक और लकड़ी हीट के कंडक्टर हैं? You must have seen an electrician using this screwdriver. His screwdriver, what kind of handle does he have? Why? आपने किसी इलेक्ट्रिशियन को देखा हो, उससे पेचकस लेकर स्क्रू ड्राइवर में पेचकस लिए हुए देखा का उपयोग करते हुए देखा होगा इलेक्ट्रिशियन को। व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज ही इट हैव, उसका जो पेचकस होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है, उसका हत्था जो देखें हैंडल किस चीज़ का बना होता है। वाई, क्यों? लेट अस फाइंड आउट, चलिए देखते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके पहले हम कुछ एक्टिविटी देखते हैं। Activity 4.2, recall how to make an electric circuit to test whether electricity can pass through an object or not। कैसे हम याद करते हैं, देखते हैं कि पहले कैसे कि आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में ये पता लगाते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी किसी वस्तु से पास करती है या नहीं। यू माइट हैव परफॉर्म्ड द एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन क्लास 6। आपने क्लास 6 में बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी के ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे वस्तुओं के साथ इस प्रयोग को किया होगा। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल्स मेंशन इन टेबल 4.3। और इसके बाद आप 4.3 टेबल में कुछ वस्तुएं जो दी गई हैं इनके साथ आप इस एक्टिविटी को दोहराइए। ऑब्जर्व एंड ग्रुप दीज मटेरियल्स इनटू गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स। इन वस्तुओं को गुड कंडक्टर यानी सुचालक और बैड कंडक्टर मीन्स कुचालक, इनके बीच में इनको ग्रुप बनाइए।
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स देखते हैं हम, और उनकी एक गुड कंडक्टर हैं, पुअर कंडक्टर, इनको देखते हैं। इन प्रैक्टिकल्स का यूज करके वहाँ इलेक्ट्रिसिटी सर्किट बनाकर देखते हैं। आयरन रॉड या आयरन की नेल है, ये देखते हैं, इसके बेस पर देखते हैं गुड कंडक्टर होते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। सल्फर है, इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, इसलिए क्या है, बैड कंडक्टर है। कोल पीस है, कोल पीस भी बैड कंडक्टर है क्योंकि इससे भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। वहीं कॉपर वायर है, कॉपर वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इसलिए एक गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर वाइल रोल्ड सल्फर पीस एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर। आप देखते हैं कि लोहे की कील, लोहे की छड़, कील और कॉपर के वायर जो हैं गुड कंडक्टर हैं, जबकि वहीं पर रोल्ड सल्फर का टुकड़ा और कोयले का टुकड़ा ये पुअर कंडक्टर हैं। ओह, द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंस एंड then of this activity was to show that metals are good conductors of heat and electricity. We learned this in class 6. यहाँ पहले का तो मैं समझ गई कि हमारे जो एक्सपीरियंस अनुभव हैं और इनकी एक्टिविटी का, इसके आधार पर हम देखते हैं कि एक्टिविटी जो किए हैं इसका पर्पज था कि मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, जिसे हम क्लास 6 में ही पढ़ चुके हैं। वेयर यू फाइंड द यूज ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर वायर्स। आप एल्युमिनियम और कॉपर के वायर्स यानी तारों का प्रयोग कहाँ करते हैं। हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल, डेफिनेटली नॉट। क्या आपने कभी कोयले के तार देखे हैं? निश्चित रूप से नहीं देखा होगा। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाई विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टाइलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाई विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टाइलिटी। कि किसी मेटल्स का, धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा इन्हें पतले तारों में खींचा, तारों के रूप में खींचा जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, डक्टाइलिटी। डक्टाइलिटी का मतलब होता है तन्यता, अर्थात उसमें तनने का गुण हो, उनको तारों के रूप में, वायर के रूप में कन्वर्ट किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, डक्टाइलिटी कहते हैं। You have noticed that the difference in sound on dropping an iron sheet plate, a metal coin and a piece of coal on the floor. आपने कभी ध्यान दिया होगा कि डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग ऑन आयरन शीट प्लेट, मेटल कॉइन एंड ए पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर। आपने कभी ज़मीन पर गिरते हुए लोहे की शीट, प्लेट या किसी धातु के सिक्के या किसी कोयले के टुकड़ों को ज़मीन पर गिरते हुए उनकी आवाज़ पर ध्यान दिया होगा। उनकी आवाज़ में जो अंतर होता है देखा होगा। इफ़ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ। यदि आपने ऐसा नहीं ध्यान दिया है तो आप इसको खुद करके अब देखिए। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड। क्या इस जो आवाज़ उत्पन्न होती है इनमें कोई अंतर आपको दिखाई देता है। Have you seen wooden bells in the temples? क्या आपने कभी किसी मंदिर में लकड़ी के घंटे को देखा है। कैन यू गिव रीजन। क्या आप एक रीजन बता सकते, कोई कारण बता सकते हैं। द थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक हार्ड। जो मेटल साउंड होती हैं ये क्या करते, जब इन्हें चोट पहुंचाई जाती है, तेजी से चोट पहुंचाई जाती है तो एक बजने की रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं, बजती हैं। इसमें एक रिंग की साउंड आती है, जैसे घंटी बजती देखे हैं। सपोज you have two boxes similar in the appearance are made up of wood and the other of metal. Can you tell which box is made up of metal by striking both the boxes? मान लीजिए कि आपके पास दो बक्से हैं जो समान देखने में एक रूप से एक जैसे हैं। एक लकड़ी का बना हो और दूसरा क्या है, मेटल का बना हो, मेटल्स का बना हो। देखिए यहाँ पर मेटल का, सेकंड क्या है, मेड अप ऑफ वुड है। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड अप ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेज। दोनों बॉक्सों पर आप चोट पहुंचाकर, उसे ठोक कर चोट पहुंचाकर आप बता सकते हैं कि कौन सा मेटल का बना हुआ है। सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी सोनोरस। इस प्रकार जो धातु मेटल्स होते हैं वे क्या करते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बजने की आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है सोनरस। सोनरस का मतलब होता है
रिंगिंग साउंड, जो मेटल किसी मेटल्स को हम चोट पहुंचाते हैं उसमें से जो साउंड निकलती है उसी को हम सोनरस कहते हैं। धात्विक आवाज़ जिसे मेटेलिक साउंड कहते हैं उसी को हम सोनरस कहते हैं। द मटेरियल अदर दैन मेटल्स आर नॉट सोनरस। मेटल के अलावा या धातु के अलावा जो अदर मटेरियल्स होते हैं, अन्य पदार्थ होते हैं, वे सोनोरस नहीं होते, यानी मेटेलिक साउंड में प्रोड्यूस नहीं होते। जैसे कि ठोंकने पर उनको आवाज़ या चोट पहुंचाने पर वे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। After performing the above activities, we can say that some materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous, and good conductors of heat and electricity. ऊपर की सभी एक्टिविटीज़ को करने के बाद हम कह सकते हैं कि कुछ वस्तुएं हार्ड होती हैं, लस्टर धात्विक चमक होती है, मेलेबल यानी उसको आघात पहुंचाने पर, चोट पहुंचाने पर चादरों में कन्वर्ट हो जाती हैं, डक्टाइल और उनको वायर के रूप में खींचा जा सकता, सोनरस यानी मेटेलिक साउंड और रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कि वे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे चालक होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। द मटेरियल्स विच जनरली पजेज दीज एक्सपीरियंसेस आर कॉल्ड मेटल्स कि ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उनको मेटल्स कहते हैं, धातु कहते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स आर आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा। मेटल्स जो धातु के उदाहरण क्या हैं, ये आयरन है, लोहा है, कॉपर हैं, तांबा, एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सभी क्या हैं, मेटल्स के ही एग्जाम्पल हैं। इन कंट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। इसके विपरीत, इन कंट्रास्ट मीन्स इसके विपरीत मटेरियल्स जैसे कोयला और सल्फर ये मुलायम और देखने में क्या होते हैं, डल होते हैं, धुंधले होते हैं, यानी इसमें शाइनिंग नहीं पाई जाती है। दे ब्रेक डाउन इनटू ए पाउडरी मास ऑन ट्रैपिंग विद ए हैमर। और उनकी क्या खासियत है कि दे ब्रेक डाउन इनटू ए पाउडरी मास ऑन ट्रैपिंग विद ए हैमर। उनको चोट पहुंचाने पर, किसी हथौड़े से पीटने पर क्या होते हैं, वे पाउडर के रूप में बदल जाते हैं। दे आर नॉट सोनरस एंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वे क्या होते हैं, नॉन सोनरस यानी वो सोनरस से नहीं होते, मेटेलिक साउंड उन्हें रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस करते, एंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और वे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी उसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। इसको हम पुअर कंडक्टर्स को हम कुचालक कहते हैं। कुचालक का मतलब होता है, पुअर कंडक्टर यानी कुचालक का मतलब होता है जिससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके, उनको हम पुअर कंडक्टर या कुचालक कहते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एक्सेट्रा। कि जो नॉन मेटल्स हैं उनके एग्जाम्पल में देखते हैं हम क्या है, सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि हैं। मेटल्स लाइक सोडियम और पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद ए नाइफ। यहाँ पर देख रहे हैं कुछ मेटल्स जैसे सोडियम हैं और पोटेशियम हैं, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, एंड कैन बी कट विद ए नाइफ, और इतने मुलायम होते हैं कि इनको एक चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम ये बहुत सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, इनको चाकू से काटा जा सकता है। मरकरी इज ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मरकरी मीन्स होता है पारा। पारा एक ऐसा मेटल है जो कि रूम के टेम्परेचर पर लिक्विड के रूप में पाया जाता है। दीज आर एक्सेप्शन, ये क्या है, मेटल्स के एक्सेप्शन। ये ऐसे मेटल्स हैं जो अदर प्रॉपर्टी जो शो कर रहे थे उनमें उनके एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब यहाँ हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। रिएक्शन फर्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, यानी ऑक्सीजन के साथ जब इनको ऐड किया जाता है तो ये किस प्रकार से क्रिया करते हैं, दर्शाते हैं। यू आर फेमिलियर विद द फिनोमेना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। आप लोहे में जंग लगने की क्रिया से आप तो परिचित होंगे ही ना। रिकॉल द रिएक्शन बाय which rust is formed. You had also performed in class 7th an activity of burning a magnesium ribbon in air. उस प्रोसेस को देखिए कि जिसके द्वारा ये
जंग लगता है, रस्ट इज फार्म, यानी जिस प्रोसेस के द्वारा जंग लगता है लोहे में। यू हैड आल्सो परफॉर्म इन क्लास 7th ऑन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग अप ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर। आपने क्लास 7th में मैग्नीशियम रिबन यानी मैग्नीशियम के वायर को, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलने की क्रिया को किया होगा। यू हैड लर्न दैट इन बाद द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। आपने देखा होगा, आप देख चुके हैं कि इन दोनों प्रक्रियाओं में ऑक्साइड बनता है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। यहाँ पर जो रिएक्शंस हैं आयरन और मैग्नीशियम के हैं, इनकी रिएक्शन को ऑक्सीजन के साथ पूरा करेंगे। हम देखते हैं कि जब ये रिएक्शन करते हैं आयरन और मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है कि बना लेते हैं आयरन ऑक्साइड, यहाँ फेरिक ऑक्साइड या Fe3O4 बनता है। फेरिक ऑक्साइड आयरन के ऑक्साइड बनते हैं और वाटर बनता है। वहीं मैग्नीशियम जो वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो बना लेता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और वहीं पर आयरन जब रिएक्शन करता है तो ये बना लेता है Fe3O4 यानी फेरिक ऑक्साइड बनाता है, प्लस क्या बनाता है, वाटर बना लेता है। इस प्रोसेस को हम देखते हैं। अब एक्टिविटी हम देखते हैं कि एक्टिविटी करते हैं हम क्या है। एक्टिविटी 4.3 को हम देखते हैं। लेट अस द चेक द नेचर ऑफ रस्ट फार्म्ड एज रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। जैसा देखिए ना, फेरिक ऑक्साइड है ये फिर कि जब ऑक्सीजन वाटर आयरन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, रस्ट बनाते हैं, जंग बनाते हैं लोह, जिससे हम देखते हैं पुराने सामानों में देखते हैं जंग लगा होता है। Collect a spoonful of rust and dissolve it in a very little amount of water. You will find that the rust remains suspended in water. आप क्या करेंगे, एक चम्मच रस्ट यानी जंग जो होता है लोहे में लगा होता है उसको इकट्ठा करें और इसे थोड़ी मात्रा में पानी की थोड़ी मात्रा में खोलने की कोशिश करें। यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन्स सस्पेंडेड इन द वाटर। आप देखेंगे कि जो जंग होता है फिर भी पानी में सस्पेंड यानी नीचे बैठ जाता है। सेक द सस्पेंशन वेल, इस सॉल्यूशन यानी इस विलयन को, सस्पेंशन को अच्छी तरह से लाइए। टेस्ट द लिट सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स। इस सॉल्यूशन को रेड और ब्लू लिटमस पेपर के साथ इसको टेस्ट कीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, दिस इज सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। इसको देखेंगे कि एक क्या होता है, लिटमस सॉल्यूशन पर क्या, लिटमस पेपर के साथ क्या रिएक्शन करता है। ये सॉल्यूशन एसिडिक होता है कि बेसिक होता है। देख रहे हैं हम यहाँ एक्टिविटीज़ हैं टेस्ट ट्यूब में, इसको डिजॉल्व किया गया है, इसको रेड लिटमस पेपर और से यूज किया जा रहा है। डच कॉपर आल्सो गेट रस्टेड। हम जैसे जानते हैं कि सबसे पहले यहाँ जो हमने प्रैक्टिकल में देखा है कि रस्ट को जो वाटर में डिजॉल्व के इसका सॉल्यूशन सस्पेंशन मिला है, इसका नेचर बेसिक होता है और ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है। रेड लिटमस पेपर को क्या करता है, ब्लू में टर्न कर देता है, बट ये ब्लू लिटमस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है क्योंकि बेसिस जो होते हैं वो, जैसा कि पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ लिया है एसिड बेस एंड साल्ट में, कि बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, ब्लू को रेड नहीं करते हैं। डच कॉपर आल्सो गेट रस्टेड। क्या कॉपर में भी जंग लगता है? आई हैव सीन ए ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल्स। हमने कॉपर के वेसल्स पर, कॉपर के बर्तनों पर, उनके सतह पर, उनके सरफेस पर एक ग्रीनिश डिपॉजिट यानी हरे रंग के पदार्थ को जमा हुआ देखा है। व्हेन कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू द मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग, जब किसी कॉपर के वेसल्स को लंबे समय तक नम वायु में छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, इट रिक्वायर्स ए डल ग्रीन कोटिंग। इसके ऊपर क्या होती है, एक धुंधली हरे रंग की लेयर बन जाती है, कोटिंग बन जाती है। द ग्रीन मटेरियल इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। जो ग्रीन मटेरियल होता है ये क्या होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड
और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर होता है। यानी ये क्या होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर होता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड है और दूसरा क्या है, कॉपर कार्बोनेट CuCO3, यानी कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर होता है। द फॉलोइंग इज द रिएक्शन। अब इसमें देखेंगे कि रिएक्शन क्या होता है। कॉपर है, वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये सब आपस में रिएक्शन करते हैं तो बना लेते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और कॉपर कार्बन इन दोनों का मिक्सचर जो होता है यही रेड कलर का यानी ग्रीन कलर का वहाँ लेयर बना लेता है किसी कॉपर के वेसल्स पर। क्या है कि अब जब हम देखते हैं कि एक इसका मतलब ये क्या है कि कॉपर जो होता है उसको काफ़ी समय तक खुला छोड़ देंगे मॉइस्ट एयर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है और ऑक्सीजन है, ये वाटर के साथ मिलकर एक कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर बनाते हैं जो ग्रीन कलर की एक लेयर के रूप में उसके ऊपर जम जाता है। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। फिर आप याद करिए कि जब मैग्नीशियम रिबन के जलने की घटना को याद करिए। द एस ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक बेसिक नेचर। कि जो मैग्नीशियम रिबन के जलने पर बर्निंग पर जो राख मिली थी, ऐश मिली थी, उसको वाटर में डिजॉल्व किया गया था और इसका भी टेस्ट किया गया था एसिडिक और बेसिक नेचर के लिए। हमने देखा था मैग्नीशियम को जब डिजॉल्व किया गया था, डिजॉल्व करने के बाद इसका जो नेचर मिला था एसिडिक या बेसिक, तो हमने देखा था इसका नेचर बेसिक था क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO ये बनता है। इसको जब वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं तो ये बना लेता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक पोटेंट बेस है। ये क्या करता है, बेसिक नेचर होने के कारण लिटमस सॉल्यूशन को, रेड लिटमस सॉल्यूशन को या ब्लू कर देता है या रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। हाउ यू सर्टेन दिस, आप इसका निश्चय कैसे करते हैं। यू मस्ट है ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। आपने देखा होगा कि रेड लिटमस में क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। अगर कोई बेस है तो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, और कोई एसिड है तो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। सो द ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज आल्सो बेसिक इन नेचर। इसलिए जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड वो भी बेसिक नेचर का होता है। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्या है कि मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं सामान्यतः क्या होते हैं, वो बेसिक होते हैं। इन जनरल सामान्यतः मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर की मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो नेचर में क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। बेस मीन्स क्षार। लेट अस नाउ ऑब्जर्व दैट द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। इसके बाद हम देखते हैं कि नॉन मेटल्स जो होता है उनका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ क्या होता है। इसके बाद हम एक्टिविटी 4.4 देखते हैं। टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय टीचर इन द क्लास। इसे टीचर के द्वारा क्लास में दिखाया जाता है कि आपको नहीं करना है। टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर इन डिफ्लेग्रेटिंग स्पून एंड हीट इट। आप क्या होगा, एक चम्मच में ले लेते हैं जिस पर हीट का इफेक्ट ना पड़े और सल्फ़र को लेकर सल्फ़र पाउडर को गर्म करते हैं। इफ़ डिफ्लेग्रेटिंग स्पून इज नॉट अवेलेबल, आपके पास अगर ये चम्मच नहीं है, डिफ्लेग्रेटिंग चम्मच नहीं है, तो यू मेक टेक ए मेटेलिक कैप ऑफ एनी बॉटल एंड ड्राइप ए मेटेलिक वायर अराउंड इट एंड गिव इट द शेप शोन इन 4.4 कि अगर क्या होता है कि आपको अगर ए स्पून नहीं मिलता है तो आप क्या होंगे, किसी मेटल के कैप को लेंगे, मेटल यानी किसी ढक्कन को ले लेते हैं जो बॉटल का हो, मेटल से बना हो, उसके ऊपर चारों तरफ जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं उसी तरह से वायर को लपेट देते हैं। जैसे हम यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं किस तरह से हम फिगर यहाँ वायर को लपेट देते हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर एक्शन करता है और ये यहाँ एक डिफ्लेग्रेटिंग स्पून है, नहीं मिलता है तो हम इसको इस तरह से यूज करते हैं। एज सून एज सल्फर स्टार्ट बर्निंग इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू ए गैस जार और ग्लास टम्बलर। जैसे ही ये सल्फर जलना शुरू करता है, इसको हम क्या करेंगे, इस चम्मच को किसी गैस जार में या शीशे के गिलास में डाल देते हैं। कवर द टम्बलर विद द लिड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट escape।
ये गिलास को किसी ढक्कन से इस तरह से ढक देते हैं कि जैसे इसमें जो गैस बन रही वो बाहर ना जाने पाए। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम। इस चम्मच को कुछ देर बाद निकाल लीजिए। ऐड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लिड। उसमें क्या करेंगे आप, इस गिलास में, इस टम्बलर यानी गिलास में कुछ मात्रा में पानी को, वाटर को ऐड करें और तुरंत ही वहाँ से क्या करेंगे, ढक्कन को हटा लें। शेक द टम्बलर वेल, और फिर गिलास को अच्छी तरह से लाइए। चेक द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स। तो इस सॉल्यूशन को रेड और ब्लू लिटमस पेपर के साथ फिर इसको चेक करेंगे कि इनका नेचर एसिडिक है कि बेसिक है। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं, टेस्ट हो रहा है कि हम जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन का जो नेचर होता है ये हमेशा क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फार्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब सल्फर इस रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर सल्फ्यूरस एसिड फार्म। जब इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है। द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलोज। कि सल्फर डाइऑक्साइड को जो रिएक्शन को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। यह कि सल्फर डाइऑक्साइड जो इस रिएक्शन सल्फर को जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी है, इसको वाटर में डिजॉल्व करने पर सल्फ्यूरस एसिड बनता है। और हम जानते हैं कि द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। और एक क्या होता है कि सल्फ्यूरस एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एसिड होते हैं ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, बट रेड लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। Recall the name of some of the laboratory acids and bases you have read in class 8। इसके अलावा कुछ आप लेबोरेटरी एसिड, लैब में जो पाए जाने वाले एसिड और बेस हैं जिसको हम अपने क्लास 7 पढ़ा है उसके बारे में सोचिए। नोट डाउन देयर नेम्स इन टेबल 4.4। आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन देम विच फॉर्म ऑक्साइड विद ऑक्सीजन। कि आप कुछ उनको टेबल 4.4 में नोट करेंगे। आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट। अब उनमें क्या हो, जैसे ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाए हैं, उन मेटल्स के बारे में आप उनके नोट बनाएंगे, उनका नाम लिखेंगे। रिएक्शन विद वाटर, क्या होता है जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तब। सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव। सोडियम मेटल क्या बहुत रिएक्टिव है, बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है। इट रिएक्ट्स रिगार्डलेसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। ये क्या करता है, ऑक्सीजन और वाटर के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है। ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन। इस रिएक्शन में बहुत मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है। इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन, इसलिए इसे केरोसिन में स्टोर किया जाता है। सोडियम मेटल एक शाइनिंग मेटल होता है, सिल्वर शाइनिंग मेटल होता है, इसको केरोसिन में स्टोर किया जाता है। बट अगर एक ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ये बहुत तेज़ी से जलता है। ऐसे जलता है जैसे हम पटाखों को जलाते हुए देखें, जब इसको वाटर में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ये बहुत तेज़ी के साथ, विस्फोट के साथ जलता है और बहुत अधिक मात्रा में स्मोक और हीट प्रोड्यूस करता है। एक्टिविटी 4.5 में टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर ड्यूरिंग द डिमॉन्स्ट्रेशन स्पेशल केयर शुड बी टेकन दैट द साइज ऑफ द सोडियम मेटल पीस इज रफली द साइज ऑफ ए व्हीट ग्रेन। इट शुड बी हेल्ड विद ए पेयर ऑफ टंग्स। अब यहाँ सोडियम मेटल के प्रैक्टिकल को हम देखते हैं। सोडियम मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन को हम देखते हैं इस प्रोसेस में, क्योंकि सोडियम मेटल को उसे सावधानी से एक चिमटी की सहायता से पकड़ना चाहिए और क्योंकि एक गेहूं के दाने के बराबर लिया जाता है। टेक 25 ml ऑफ बीकर ग्लास टम्बलर फिल हाफ विद वाटर। नाउ केयरफुली कट स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल। इसमें क्या होता है कि हम एक गिलास में या टम्बलर गिलास ले लेते हैं, बीकर ले लेते हैं जिसमें आधा इसको वाटर से फिल करते हैं। वे सावधानी से सोडियम मेटल के टुकड़ों को काटते हैं, यानी इतना छोटा काटते हैं कि ये व्हीट के सीड के साइज का या गेहूं के आकार का, गेहूं के दाने बराबर होगा।
ड्राई इट विद फिल्टर पेपर एंड रैप इट इन ए स्मॉल पीस ऑफ कॉटन। तो क्या होगा, इसको फिल्टर पेपर के साथ सुखाइए और इसको एक रुई के टुकड़े, कॉटन के टुकड़े में लपेट दीजिए। पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर, और कॉटन के साथ लपटे हुए सोडियम के टुकड़ों को बीकर में डाल दीजिए। ऑब्जर्व केयरफुली, सावधान देखिए। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर्स, और जब आप इसको देख रहे हो तो बीकर से थोड़ा दूर रहिए। व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स टच द बीकर, जब रिएक्शन बंद होता है तो आप उसे देखिए। डू यू फील, व्हाट डू यू फील, आप क्या अनुभव करते हैं। हैज़ द बीकर बिकम हॉट, क्या बीकर गर्म हो चुका है। टेस्ट द सोडियम सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। तो जो लिटमस, इसको जो सॉल्यूशन बना है इसको ब्लू और रेड लिटमस पेपर के साथ करेंगे। इज द सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक, इस सॉल्यूशन की पहचान करिए कि एसिडिक है बेसिक है। आप देखेंगे जब सोडियम को वाटर में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो बहुत तेज़ी विस्फोट के साथ जलता है, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है और स्मोक भी बहुत निकलता है। इस कंडीशन में कुछ देर बाद ये क्या होता है, धीरे धीरे हॉट हो जाता है, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो सोडियम फिनिश हो जाता है और जो सॉल्यूशन मिलता है उसके बारे में हम देखेंगे। ये सॉल्यूशन काफ़ी बेसिक होता है। इसका जब रेड लिटमस सॉल्यूशन से रिएक्शन कराया जाता है तो ब्लू हो जाता है, बट यहाँ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन पर ब्लू लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स विगारलेस विद वाटर, आप देखते हैं कि सोडियम बहुत तेज़ी से वाटर के साथ रिएक्शन करता है। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो, कुछ अन्य धातुएं जो होती हैं इस ऐसा नहीं करती। फॉर एग्जांपल आयरन रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली, जैसे उदाहरण के लिए आयरन क्या होता है, वाटर के साथ धीरे धीरे रिएक्शन करता है। यानी सोडियम बहुत विगारलेस यानी बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है, बट कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो ऐसा नहीं करते, जैसे कि आयरन है, ये वाटर के साथ बहुत स्लोली रिएक्शन करते हैं। जैसा कि हम आयरन को खुले रख देते हैं तो देखते हैं इतनी जल्दी जंग नहीं लगता, उसमें जंग बहुत धीरे धीरे लगता है। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, साधारणतः जनरली नॉन मेटल से डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, यद्यपि क्या होता है जो नॉन मेटल हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि जबकि वे बहुत एयर में बहुत तेज़ी से रिएक्टिव होते, बहुत क्रियाशील होते हैं एयर के साथ। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, ये नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वाटर में रखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल फास्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, कि फास्फोरस जो काफ़ी सबसे बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल है, जो एयर के साथ रिएक्शन करके तुरंत क्या आग पकड़ लेता है और जलने लगता है। फास्फोरस को अगर एयर के कांटेक्ट में रखा जाए तो ये क्या करता है, तुरंत रिएक्शन करता है एयर के साथ और जलने लगता है, आग लग जाती है इसमें। टू प्रिवेंट द कांटेक्ट ऑफ फास्फोरस विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर, कि क्या होता है फास्फोरस को वायुमंडल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट से बचाने के लिए इसको वाटर में रखा जाता है। रिएक्शन विद एसिड, कि क्या होता है जब नॉन मेटल्स जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तब देखते हैं क्या होता है। एक्टिविटी हम देखते हैं। वार्निंग इसमें है, कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस, यूज टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब। इस रिएक्शन में अगर हम एसिड के साथ मेटल्स और नॉन मेटल्स का रिएक्शन कराते हैं तो इस कंडीशन में हमें टेस्ट ट्यूब को अपने फेस से अपने आप से थोड़ा दूर रखना चाहिए और टेस्ट ट्यूब होल्डर से टेस्ट ट्यूब को पकड़ना चाहिए। टेक सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल लिस्टेड इन टेबल 4.5 इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ जो एक टेबल बना है, यहाँ हम देख रहे हैं अलग अलग इसमें मैग्नीशियम रिबन, एल्यूमिनियम फॉयल, आयरन फिलिंग्स हैं, कॉपर फील्ड फ्लेक्सिबल वायर हैं, चारकोल पाउडर है, सल्फर पाउडर है। इन सबको क्या करते हैं, सैंपल्स को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं, उन पर लेबल लगा देते हैं क्या क्या है। विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर एड 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू ईच टेस्ट ट्यूब ऑन 1 by 1। प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में हम 5 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड कर देते एक एक करके। ऑब्जर्व द रिएक्शंस केयरफुली। अब यहाँ जब हम ऐड कर देते हैं 1 by 1 तो जो रिएक्शन होता है उसको हम सावधानी से देखते हैं। इफ नो रिएक्शन अकर्स इन द कोल्ड सॉल्यूशन वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली। अगर यहाँ की कोल्ड सॉल्यूशन में, अगर यहाँ कोल्ड कंडीशन में सल्फ्यूरिक एसिड यानी
डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर कोल्ड कंडीशन में उसमें रिएक्शन नहीं होता, उसको टेस्ट ट्यूब को धीरे से आराम से गर्म करेंगे, थोड़ा गर्म करेंगे। ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर माउथ ऑफ इस टेस्ट ट्यूब। इसके बाद क्या करिए कि मैथ यहाँ पर टेस्ट ट्यूब के माउथ पर एक जलती हुई तीली लाइए। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.5। और इसी प्रोसेस को आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी करिए। वहाँ जहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए हैं उसके बजाय आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी इस प्रैक्टिकल को करिए। और फिर हम देखते हैं कि रिएक्शन विद मेटल्स। अब देखते हैं कि रिएक्शन क्या होता है। मैग्नीशियम है, ए रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रूम टेम्परेचर वार्म। मैग्नीशियम रिबन देखते हैं कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, रूम टेम्परेचर पर भी करता है। और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और मैग्नीशियम क्लोराइड और यहाँ बनाता है। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करता है तो क्या मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है, एल्युमिनियम फाइल। ये सारे रिएक्शन करते हैं, बट यहाँ देखते हैं चारकोल पाउडर और सल्फर पाउडर ये दोनों रिएक्शन नहीं करते हैं। इज देयर डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। क्या जो एसिड हैं मेटल्स और नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, इनके रिएक्शन करने के तरीक़ों में क्या कोई अंतर है। व्हाट क्यू पॉप साउंड इन सम केसेस बी ड्यू व्हेन द बर्निंग मैजेस्टिक इज स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। क्या होता है कि आप देखते हैं क्या होता है कि जब आप कुछ टेस्ट ट्यूब्स के मुख पर आप जब जलते ही माचिस की तीली लाते हैं तो देखते हैं कि पॉप साउंड के साथ कुछ में मिलता है, जलती है। माचिस की तीली पॉप साउंड के साथ जलती है। यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद पॉप साउंड। यू मस्ट हैव फाउंड, आपने पाया होगा दैट नॉन मेटल्स कि जो नॉन मेटल्स हैं जनरली एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, बट मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं जो कि पॉप साउंड के साथ जलती है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। आपने ये भी देखा होगा कि कॉपर जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ गर्म करने पर भी नहीं रिएक्शन करता, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन विद बेसेज, फिर हम देखते हैं बेसेज के साथ रिएक्शन करते हैं। जो बेसेज होते हैं उनके साथ अब इनका रिएक्शन एसिड के साथ हमने देखा। इसको भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने कर चुके हैं। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या होता है, इसको लेकर इसमें हम देखते हैं कि वाटर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकर इसमें एल्युमिनियम की फाइल को इसमें ऐड करते हैं। इसके नियर भी हम क्या लाते हैं कि जलते ही तीली लाते हैं, तो सावधानी देखते हैं। व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट्स, तो इस कंडीशन में भी देखते हैं हम कि पॉप साउंड यहाँ पर भी प्रोड्यूस होती है। इसमें हम क्या देखते हैं, तो ऐसे देखते हैं एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब जब यहाँ टेस्ट ट्यूब के ऊपर यहाँ लाते हैं जलती माचिस की तिल मैचस्टिक लाते हैं तो यहाँ पॉप साउंड निकलती है, पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। यह दिखाती है कि जो हाइड्रोजन गैस यहाँ उपस्थित है। मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मेटल जो होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसेज आर कॉम्प्लेक्स। लेकिन जब नॉन मेटल्स होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि आप मैथ में भी पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट में मेथड या इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट में मेथड्स होता है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मेथड का मतलब होता है वहाँ पर उसका किसी मेटल को हटाकर उसका अदर मेटल वहाँ पर सिचुएटेड हो जाता है, पॉसिबल होता है। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू
अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। कि आप याद कीजिए कि जो कॉपर सल्फेट और आयरन का रिएक्शन आपने क्लास 7th में कराया था, उसमें क्या हुआ। तो लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शंस ऑफ दैट काइंड। कि उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ और रिएक्शंस देखते हैं। जैसे कि हमने देखा था जब कॉपर सल्फेट का रिएक्शन क्लास 7th में हमने कराया था, यहाँ पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ आयरन का रिएक्शन कराया था, तो हमने देखा था कि जो आयरन नेल होती है, आयरन नेल के ऊपर कॉपर की एक लेयर, ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है आयरन नेल के ऊपर, और जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी रिएक्शन के साथ साथ हम बहुत सारे रिएक्शन को देखेंगे।